हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का और एक वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल का दूसरा चैप्टर। कौन सा? भूगोल का दूसरा चैप्टर, वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो एक बार देख लेते हैं क्या बताया गया था। वन क्या बताया गया था, मतलब जैसे जंगल क्या होते हैं, जंगल उन्हें हम वन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन। वन्यजीव क्या होता है? वन में रहने वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वन्यजीव। ठीक, जो जंगल में रहने वाले जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वन्यजीव कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज कुछ नया टॉपिक हमारा, उसको देखा जाए। टॉपिक हमारा पहला हिमालयन याक। ठीक, हम लोग पढ़े थे, जो हमें पढ़ा गया था जाति या प्रजातियां कितनी होती हैं, जो पादपों होती हैं, इन सबकी प्रजातियों के बारे में पढ़ा गया था। ठीक, प्रजातियों का वर्गीकरण। आज हमें पढ़ना है हिमालयन याक। क्या पढ़ना है? हिमालयन याक। तो हिमालयन याक होता क्या है? एक प्रकार का पेड़ है, पौधा है। कैसा? क्या पेड़ है। ठीक, पेड़ ध्यान रखना। एक बात आ गई कि पेड़ और पौधे में क्या अंतर होता है। देखो, जैसे पेड़ और पौधे में क्या होता है अंतर, तो अंतर अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? पेड़ और पौधे में क्या अंतर है, तो अंतर क्या बताना पड़ेगा ना। अगर कहीं पूछ लिया जाए कि पेड़ और पौधे में अंतर क्या होता है, तो अंतर तो बताना पड़ेगा। तो पेड़ जिसमें क्या होती है, लकड़ी होती है, लेकिन पौधा जो होता है उसमें तना होता है। ठीक, उसमें लकड़ी नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक, हम देखते हैं हिमालयन याक। तो हिमालयन याक क्या है? चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष। क्या है? चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। कौन? हिमालयन याक एक वृक्ष है। चीड़ का पौधा देखे होगे, उसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती है, उसी प्रकार का क्या होता है? वृक्ष होता है। और राज्य देखें, ये कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? दो राज्यों में। हिमाचल प्रदेश, ठीक बताया गया। तो मैप अगर आप लोग पढ़े हैं तो ठीक, हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश हमारा कहाँ है। अभी इधर पढ़ेंगे, देखो हिमाचल प्रदेश ये ऊपर उत्तर की तरफ है। तो ये पढ़ेंगे जब अरुणाचल प्रदेश, जहाँ सबसे पहले सूर्य निकलता है, बताया गया था तुम लोग को। और बताया गया था कि यहाँ हमारे भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, और उधर पूर्व का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। उपयोग इसका क्या कर सकते हैं? जैसे जो हिमालयन याक है उसका उपयोग क्या कर सकते हैं, तो उपयोग देखो, पेड़ की छाल जो होती है, उसके पेड़ की छाल, पत्तियां और जड़ों, और उसके बाद टहनियों। ठीक, पेड़ की छाल, पत्तियां, जड़ों और टहनियों के द्वारा क्या बनाया जाता है? उससे टक्सोल नामक रसायन निकलता है। सॉरी, जो उसमें क्या निकलता है? टक्सोल नामक रसायन, जिसका उपयोग किया जाता है कैंसर का दवा बनाने में। क्या बनाने में? कैंसर का दवा। जो कैंसर के रोगी हैं उनके उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, टक्सोल का। तो ये ऑप्शन में बनकर आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा कि टक्सोल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किस बीमारी के लिए किया जाता है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं? कैंसर के रोग के उपचार के लिए टक्सोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये सब वेरी मोस्ट टॉपिक है, जितना अगर पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लेंगे तो आपका 90+ फिक्स रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि जब पेपर आने वाला रहेगा तो उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिए जाएंगे, जिसमें से 90% फिक्स रहता है कि इसमें से आएगा जरूर। ठीक, अब हम देखते हैं नुकसान क्या है इसके। हिमाचल एवं अरुणाचल में विभिन्न पेड़ सूख गए हैं। देखो, मतलब हमें देखने को मिला हिमालयन यह क्या है? एक सदाबहार वृक्ष। किसके प्रकार का? चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष, उसी के आकार का होता है लगभग से। और फिर राज्य कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखना, इसे क्वेश्चन बनता है ऑप्शनल में कि हिमालयन याक किन राज्यों में पाया जाता है। ठीक, और कोई एक राज्य का नाम इसमें से दे दिया जाएगा ऑप्शन में, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। तो ये हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, उपयोग क्या क्या है इसका? पेड़ की छाल, जो इसका पेड़ उपयोग कैसे करते हैं, तो इसके जो पेड़ की छाल है, पत्तियां है, टहनियां और जड़ें, उनके द्वारा एक टक्सोल नामक रसायन निकलता है। क्या निकलता है? टक्सोल नामक केमिकल। तो जो केमिकल निकलता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग पूछा जाए तो ध्यान रखना कहाँ? कैंसर के रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक, और उसके बाद नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ये पेड़ पौधे अधिक संख्या में सूख गए हैं। कहाँ पर? जहाँ पर ये पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, ये बहुत भारी मात्रा में सूख गए हैं। तो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या, उसमें बढ़ते हैं। तो इसको देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। सामाजिक प्रभाव, मतलब जो संसाधन कम हो रहे हैं उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा, इसका क्या रिएक्शन होगा, जिससे कि लोगों को इस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उसको हम देखते हैं। तो हमारा देखते हैं कम होते संसाधनों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, उसको हम देखते हैं। तो संसाधन का कम होने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कैसा? प्रतिकूल, अनुकूल नहीं है, ध्यान रखना। प्रतिकूल मतलब विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जानते हो संसाधनों ने लोगों के जीवन को बहुत सहज और सरल बना दिया है। कैसा? संसाधन जो है वो लोगों के जीवन को सहज और सरल बना चुका है, जिसके चलते हम देखते हैं अगर संसाधन कम होते हैं तो इससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, पहला हम क्या देखते हैं? संसाधन कम होने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ पड़ता है। जैसे देखो, ज्यादातर घर का जो काम होता है कौन करती है? महिलाएं। तो महिलाएं जो संसाधन इकट्ठा करती हैं, अगर वहां हम जानते हैं संसाधनों की कमी हो जा रही है तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि जानते हो जैसे हमारे यहाँ हो गई ईंधन, अगर हमारे यहाँ गैस की कमी हो जाए तो हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए दूर दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो हर जगह पेड़ पौधे तो उपलब्ध नहीं है। पेड़ पौधे रोज काट खत्म कर दे रहे हो, काटते हुए रोज खत्म कर दिया जा रहा है, तो नजदीक तो पेड़ पौधे मिलेंगे नहीं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। ठीक, तो इस समय देखने को मिला कि महिलाओं पर बोझ अधिक हो जाएगा, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल।
अब नज़दीक में जब चारा नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे लाने, पशुओं को खिलाने के लिए चारे की आवश्यकता होती है, उसको लाने के लिए दूर जाना पड़ेगा। पेयजल, अगर पानी संसाधन, जल संसाधन नहीं है हमारे पास तो जल संसाधन के लिए जाना पड़ेगा दूर, पानी लाने के लिए। जैसे देखो हम देखते हैं रेगिस्तान वाले इलाकों में, रेगिस्तान वाले इलाकों में चले जाओगे, वहाँ हम देखते हैं कि जो पानी पीने के लिए लोगों को कई मील दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। देखो वहाँ संसाधन की कमी है, ठीक, ये हमें देखने को मिल रहा है। जैसे भी चले जाओ केरल तमिलनाडु में लोग जल स्टोर कर रहे हैं छत पर, एक बंकर का सा बनाकर उसको जल स्टोर कर रहे हैं, जो एक बनाते हैं छत पर, ठीक, टंकी की नुमा, उसको बनाकर जल इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जानते हो वहाँ जल की कमी हो गई है। और जल की कमी होने का रीज़न नहीं है भैया, कि रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ जानते हो कि बहुत ज़्यादा जल उपयोग हो गया, वहाँ बगल में समुद्र है, जिसकी वजह से नीचे का जल खारा हो गया है, ठीक, तो खारेपन आ गया उसमें। अगला हम देखते हैं तो दूसरा, संसाधनों की कमी होने पर महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। संसाधन की कमी होने पर महिलाएं, हाँ ये भी पॉइंट चाहिए, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब जब जाएंगी जल लाने, फिर उसके बाद तब ये धन इकट्ठा करेंगी, लकड़ी, ठीक, जलाने के लिए उपले हो गए, ठीक, गोबर के जो उपले होते हैं उन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर भोजन बनेगा। तो उसमें महिलाओं को मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब वहाँ महिलाओं की मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। उसके बाद कुछ गाँव में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, मतलब पानी भी लाने के लिए जो अभी बताया गया, तुरंत ही जाने बहुत दूर पर जाना पड़ेगा, ठीक, बहुत दूर जाना पड़ेगा, मतलब नज़दीक गांव में पानी ना मिलेगा तो दूर नहीं जाएंगी, तो इसलिए कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भार पड़ जाएगा, ठीक। और हम देखते हैं हमारे ऊपर क्या पड़ेगा कि हम जैसे वाहन चलाते हैं, अगर पेट्रोल डीजल ना मिले, ठीक, तो हम क्या करेंगे, पैदल चलना पड़ेगा, साइकिल से चलना पड़ेगा, तो जो काम हमारा आधे घंटे में हो जाता है उसमें 1 घंटा लगेगा, ठीक। तो इसलिए कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी से सभी का नुकसान होगा, ठीक। अब हम देखते हैं वनोन्मूलन, मतलब वनों की कमी से क्या होगा। वनों की देखो, वन की कमी से बाढ़ और सूखा जैसी आपदाएं बढ़ जाती हैं। अगर वन अधिक है तो बहुत ज़्यादा बाढ़ हो जाएगा, और ये अगर वन नहीं है तो जानते हो कभी कभी एकाएक बारिश हो जाती है, कभी कभी एकदम सूखा ही पड़ जाता है, देखने को हमें मिलता है, ये देखने को मिलता है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तब भी बहुत दिक्कत है, बहुत कम बारिश होगी तब भी बहुत दिक्कत है, ठीक। तो नहीं हुई बारिश तो सूखा पड़ गया, ज़्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ आ गया, ठीक, ये हमें देखने को मिलता है, जिससे गरीबों को काफ़ी कष्ट होता है। जो मध्यम या कहा जाए निम्न वर्ग के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके फसल खराब हो जाते हैं, या सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गया, उनके पास खाने के लिए कुछ बचता नहीं है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वो खरीद कर खा लेंगे, लेकिन इनके पास उतनी पूंजी नहीं होती कि पर डे खरीद कर खाएं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना गरीबों को करना पड़ता है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आगे हमारा टॉपिक है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मतलब वन्य जीवों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, कानून बनाया गया। कब बनाया गया था, 1972 में। तो देखते हैं क्या होता गया, मतलब जब देखा गया कि हमारे यहाँ से जानवर बहुत ज़्यादा विलुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग खत्म हो जा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए या उनको बचाने के लिए एक प्रावधान बनाया गया, जिसे क्या कहा जाता है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक। और कब बनाया गया था, 1972 में। 1960 से 1970 के दशक में प्रावधान बनाया गया और उसके बीच 1972 में लागू किया गया। कब, 1972 में। तो पूछा जाता है किसके और किसके दशक के बीच में इसको लागू किया गया था, तो 1960 से 1970 के दशक में, ठीक। ये विकल्प में आता है क्वेश्चन। और उसके बाद 1972 में लागू किया गया था। दोनों डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा पेपर की दृष्टि से। उसके बाद हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था, मतलब कोई कानून बनाया जा रहा है, जैसे हम देखते हैं कोई कानून लागू किया जा रहा है तो क्यों लागू किया जा रहा है, कुछ तो रीजन होगा। तो उसको लागू करने का जो रीजन है, उसको लागू करने की वजह से हम देखते हैं क्या उद्देश्य है, उसको लागू करने का क्या फायदा होगा, ये सब हम देखते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं तो इसके तहत संरक्षित प्रजातियों की एक सूची तैयार करना, मतलब जो ऐसी प्रजाति जिनको विलुप्त होने का खतरा है, जो गायब होने वाले हैं, उनकी एक सूची तैयार करना। क्या करना, एक सूची तैयार किया जाए, जिसके बाद संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगाना। अब ऐसे जानवरों का शिकार ना किया जाए जो हमारे यहाँ पर संकटग्रस्त है, मतलब गायब होने वाले हैं, जो हमेशा के लिए हमारे यहाँ से गायब होने वाले, जिनकी प्रजाति खत्म होने वाली है, उनके शिकार पर क्या किया जाए, पाबंद लगाया जाए, मतलब शिकार ना करने दिया जाए। इसीलिए देखते हैं कई जानवरों के शिकार पर क्या माना गया है, गैर कानूनी माना जाता है। कि अगर कई जानवरों का, जैसे हम देखते हैं हिरन हो गए हमारे यहाँ पर, फिर टाइगर हो गए, इन सबका शिकार करना क्या होता है, गैर कानूनी, मतलब उस पर सरकार ने पाबंद लगाया, आप उनका शिकार नहीं कर सकते। लेकिन जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तब वो शिकार करते थे, हमारे यहाँ तब टाइगरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी हमारा टॉपिक जो आएगा प्रोजेक्ट टाइगर, उसमें हम बताएंगे, ठीक। तो संकटग्रस्त प्रजाति के शिकार पर पाबंदी लगाना। उसके बाद वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगाया गया, मतलब जो वन्य जीव थे, जंगल में रहने वाले जो जीव थे, उनका व्यापार किया जाता था, बहुत ज्यादा व्यापार होता था पहले। उनकी खाल, दांत, हाथी हो गए, हाथी के दांत, शेर चीते हो गए, उनकी खाल का उपयोग किया जाता था। तो उनके व्यापार पर क्या लगाया गया, पाबंदी, मतलब उनका व्यापार भी नहीं किया जाएगा, इससे उनकी संख्या बची रहेगी, ठीक। अगला जो हमारा है, वन्य जीवों के आवासों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। वन्य जीवों का जो आवास है उनको क्या प्रदान की गई, कानूनी सुरक्षा।
मतलब कोई उनका शिकार ना कर पाए, इसलिए उनको कानून के दायरे में रखा जा रहा है, जिनके लिए फॉरेस्ट गार्ड लगाए जा रहे हैं। देखने को मिलता है कि जंगलों के लिए भी कुछ कानून बनाए गए, पुलिस बनाए जाते हैं, तो वो पुलिस जो फॉरेस्ट गार्ड कहलाते हैं, उनका काम होता है जानवरों की सुरक्षा करना। ठीक, आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार बनाए गए। राष्ट्रीय उद्यान मतलब जहाँ केवल भारत सरकार का जो उद्यान मतलब राष्ट्रीय उद्यान देश के लिए सुरक्षित के लिए जानवरों को रहने के लिए घर बनाया गया, आवास दिया गया। और या पशु विहार बनाया गया, मतलब पशुओं को घूमने टहलने के लिए एक बड़ा इलाका घेर कर छोड़ दिया गया। ठीक, जिसे आप चिड़ियाघर कहते हैं, अंदर जाते हैं बैठकर देखने का, बड़े बड़े वाहन में बैठकर जाते हैं, देखते हैं शेर चीते खुले हुए घूमते रहते हैं, तो उसको एक कहा जब राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया कि उससे बाहर वो नहीं जाएंगे, उसके अंदर उनको घूमने के लिए पूरा छोड़ दिया जाएगा। ठीक, आगे है कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए गए। जैसे देखो कुछ खास जानवर जैसे जो विलुप्त होने वाले उनके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। जो जानवर विलुप्त होने वाले थे उनके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ठीक, प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर। तो अभी इस पर बात किया जाएगा आगे, लेकिन अभी इसके पहले पढ़ते हैं और एक और टॉपिक, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक है वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण। अभी बताया गया वनों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया। ठीक, वनों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया जिसे हम कहते हैं कि वन विभाग। ठीक, तो इसी बात के लिए तुम लोग को मोटिवेट करने के लिए एक शायरी है छोटी सी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? आरक्षित वन। क्या है? आरक्षित वन। तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। कितने? आधे से अधिक, मतलब इस पर सब लोग नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये देश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, तो इस पर सब लोग का अधिकार नहीं है, यहाँ सबको जाने की अनुमति नहीं है। मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा जुड़ा हुआ राष्ट्रीय व्यक्ति जिसको राष्ट्र के द्वारा कहा गया है, एक विभाग जो बनाया गया वन विभाग, उनके द्वारा जो नियुक्त किया जाएगा वही वहां जा सकता है, सब नहीं जा सकते, ये सबके लिए नहीं होता है। ठीक, आरक्षित वन घोषित किया गया है। रक्षित वन क्या होता है? वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग, कितना? 1/3 भाग क्या है? रक्षित वन। तो यहाँ पर सब नहीं जा सकते हैं, बस एक यहाँ जा सकते हैं, कुछ लोगों को छूट होती है जाने के लिए, लेकिन बस परमिशन से, कि आप अगर वहां जा रहे हैं तो वहां का कोई पेड़ पौधा आप काट नहीं सकते, इसको बचाने के लिए बनाया गया रक्षित वन। ठीक, ये ध्यान रखना कि इसमें कोई नहीं जा सकता, इसमें कुछ शर्त होती है जिसके तहत जा सकते हैं कुछ लोग। ठीक, मतलब इसमें वन विभाग के लोग केवल जा सकते हैं, लेकिन इसमें वन विभाग के साथ साथ कुछ नागरिकों को भी छूट दी जाती है, लेकिन आप वहां जाएंगे तो कुछ नुकसान नहीं करेंगे, ना पेड़ पौधे काटेंगे, ना कुछ करेंगे। ठीक, उसके तहत आप वहां जा सकते हैं। उसके बाद आवर्गीकृत वन। क्या है? आवर्गीकृत वन, ये ऐसा प्रकार का वन है जो बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों या और समुदायों का स्वामित्व होता है। मतलब ऐसे वन या क्षेत्र जो होते हैं जिस पर वन होता है, सरकार का भी नियंत्रण होता है। उसके बाद बंजर भूमि भी उसी में आ गई, उसी में व्यक्तियों का जो स्वामित्व समुदाय होता है, जिनका अधिकार होता है, जैसे हमारी जमीन तुम्हारी जमीन, ये सब हो गई, वही आवर्गीकृत वन होता है। तो इस पर सबका अधिकार होता है, सब आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इन दोनों में ध्यान रखना, इसमें कोई नहीं आ जा सकता है, इसमें कुछ प्रावधान के साथ आ जा सकते हैं, बस उसके आगे आप उसमें नहीं कुछ कर सकते। ये नहीं कि आप लकड़ी तोड़ लो, पूरा पेड़ काट कर लेके चलो घर, तो ऐसा कुछ नहीं करना, वहाँ काटने को ही नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो वहाँ काटने को नहीं दिया जाएगा। तो वही हमारा हो गया वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया, आरक्षित वन, रक्षित वन, आवर्गीकृत वन। ठीक, तब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है वन्य जीवों को हाथ होने से रोकने का उपाय। मतलब जो वन्य जीव खत्म हो रहे, धीरे धीरे मर जा रहे हैं, लुप्त हो जा रहे हैं, उनको बचाने का क्या उपाय है? तो पहला है जो वन संरक्षण अधिनियम, अभी बताया गया ना, वन संरक्षण अधिनियम अगर बना दिया जाए, ये उनको बचाने के लिए कोई कानून बनाया जाए, उनकी देखरेख की जाए, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। दूसरा है भारत सरकार ने लगभग 14 जैव संरक्षण स्थल बनाए हैं। जैव संरक्षण मतलब जीवों को संरक्षण के लिए स्थल बनाया गया है, कितने? 14, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 14 ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1992 में भारत सरकार द्वारा वनों को सहायता, 1992 में भारत सरकार द्वारा जो वन अधिनियम बनाया गया, उसके साथ हम देखते हैं भारत सरकार ने क्या किया, वनों को सहायता करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। ठीक, उसके बाद अगला भाग परियोजना, जैसे गैंडा परियोजना आदि परियोजनाएं लागू की गई, जिससे कि क्या हो, जीव सुरक्षित हो सके, सभी जीव सुरक्षित हो सके, वन्य जीव जिंदा रहे, हमारे यहाँ बचे रहे, संख्या उनकी समाप्त ना हो। ठीक, अगला कितने 89 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, कितने? 89 राष्ट्रीय उद्यान, मतलब देखो कितने 89 उद्यान बनाए गए, राष्ट्रीय उद्यान, जानवरों को रहने के लिए राष्ट्रीय उद्यान भारत सरकार द्वारा, केंद्र के द्वारा, कितने? 89। तो 490 वन्य जीव विहार, वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब जो जानवरों को खुला घूमने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य भी बनाए गए, जंगल छोड़े गए, उतना क्षेत्र जानवरों के लिए छोड़ दिया जाए, ये भी बनाया गया। किसके द्वारा?
भारत सरकार द्वारा। तो 490 वन्यजीव अभ्यारण्य और 89 राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये विकल्प में सब आता है। ठीक, तो इसी में से विकल्प पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान, कितने राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं भारत सरकार द्वारा, तो 89। तुम्हारे मुझसे पूछेगा तो 89 देगा ऑप्शन में, ध्यान रखना। तो ये याद रखना। उसके बाद हम देखेंगे एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसे हम कहते हैं चिपको आंदोलन। क्या होता है? चिपको आंदोलन। ये क्या आंदोलन? इस आंदोलन का मतलब क्या था? तो पर्यावरण का रक्षा करना। चिपको आंदोलन का मतलब जब किसानों को, मतलब क्या नाम है कि लकड़हारों द्वारा जब लकड़ियां, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे काटे जा रहे थे, तो उस समय लोगों ने चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1970 में। 1970 में बहुत तेजी से पेड़ कटा था। अंग्रेजों के समय में भी कई लोगों ने पेड़ों को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये आंदोलन हमारे उत्तर प्रदेश में, चमोली जिले, उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में शुरू हुआ था। कब? 1970 में। ठीक, तो 1970 में शुरू हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड के किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध किया गया। उत्तराखंड के किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का जो विरोध किया गया था, उसी आंदोलन को हम कहते हैं चिपको आंदोलन। वहां पर लोग पेड़ से जाकर चिपक गए थे, ऐसे पकड़ के उसको चिपक कर खड़े हो गए थे कि हम पेड़ काटने ही नहीं देंगे। उसी को कहा जाता है चिपको आंदोलन। ठीक, तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर, उसको देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। क्या होता है प्रोजेक्ट टाइगर? मतलब किसी जानवर को बचाने के लिए जो शुरू किया जाए वही क्या होता है? प्रोजेक्ट। जैसे तुम लोग कोई घर बनाने के लिए शुरू करते हो तो कहते हैं हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हम काम कर रहे हैं। ठीक, उसी तरह जैसे अब बाघों को बचाने के लिए जब कोई चीज किया जाता है, बाघों का घर बनाया जाता है, तो ये क्या होता है? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक, अब प्रोजेक्ट टाइगर क्यों बनाया गया था? बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए। जो बाघ थे हमारे यहाँ से विलुप्त हो रहे थे, क्योंकि जानते हो बाघ हमारा क्या है? नेशनल पशु है। ठीक, हमारा जो नेशनल क्या है? एनिमल है, जो हमारा राष्ट्रीय जानवर है वो क्या है? वही तो है, बाघ है। तो बाघ को बचाने के लिए, विलुप्त होने से बचाने के लिए, ठीक, क्या किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुई थी? 1973 में भैया। कब शुरुआत हुई थी? 1973 में। तो 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया, उसका उद्देश्य था कि लुप्त होते टाइगरों को बचाना। ठीक, अब देखते हैं कैसे। 20वीं सदी में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी। अब हम कहते हैं 20वीं सदी मतलब कब? 1900, सन 1900 कितना? हाँ, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप उससे पूछा जाए सदी क्या होता है, सदी मतलब कहा जाए 20वीं सदी, तो याद रखिएगा इससे एक कम होता है हमारा सन 1900 होगा। सन 1900 से 99 के बीच। ठीक, 1999 के 100 साल का जो बीच में अंतर होता है, एक सदी का होता है। 100 साल कितने का होता है? एक सदी। ठीक, 100 साल बराबर होता है। तो हम देखते हैं मतलब 20वीं सदी, मतलब जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज। उस समय हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत तेजी से शिकार हो रहा था। जब अंग्रेज हमारे यहाँ रेल बिछाने लगे, उनको सड़क की आवश्यकता हुई, सड़क बनाने लगी, तो हम देखते हैं वहां पर क्या करने लगे वो लोग, जितने जंगली जानवर थे उनको मारने लगे। और फिर जो हमें देखने को मिला जंगल, उनके रास्ते में वन आ रहे थे, पेड़ पौधे आ रहे थे, सबको काटते हुए चले गए। सब कुछ काटते हुए खत्म करते हुए जाने लगे। कौन? अंग्रेज, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए आए थे। आप कहोगे अंग्रेज भारत में तो आए थे, लेकिन क्या करने के लिए आए थे? अरे गधे, पढ़े थे ना कि हम जानते हैं जब अंग्रेज हमारे यहाँ भारत में आए थे, तो हम देख रहे थे उस समय वो लोग क्या आए थे, हमारे यहाँ भारत तरफ आकर्षित हुए थे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सोना चांदी है, मतलब भारत बहुत ज्यादा अमीर देश है, उसके पास सब कुछ पर्याप्त है, तो उसको लूटने के लिए आए थे। ठीक, हम देखते हैं हमारे यहाँ भारत से बहुत चीज सामान वामान लेकर गए, क्योंकि जानते हो सबसे पहले हमारे भारत में कौन आया था? पुर्तगाली नागरिक। कौन था? या उसी को नाविक भी कहा जाता है। कौन? वास्को डी गामा। ठीक, तो हमारे यहाँ पहले पुर्तगाली ही आए थे। कौन? वास्को डी गामा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो फिर हम बात की कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ देखने को मिला, बहुत तेजी से विस्तार करने लगे, रेल का विस्तार, सड़कों का विस्तार, बड़े से बड़े जंगलों को काटने लगे। अब उसमें जो बाघों की संख्या थी देखो कितनी थी? 55,000 उस समय 20वीं सदी में। तब उनके रास्ते में जो आने लगे उनका वो शिकार करने लगे। और इसमें से कुछ लोग कुछ ऐसे थे कि जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, जंगल खत्म हो गया, कुछ मिला ही नहीं खाने के लिए, लोग मरने लगे भूख से। कुछ लोग भूख से मरने लगे जब खाने को नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से हमें देखने को मिला जैसे जैसे जंगल की आबादी घटती गई, वैसे जंगल हमारा अगर कम होता गया, वैसे हमारे बाघों की संख्या घटकर चली गई। और एक समय ऐसा आया कि 1973 में, ध्यान से देखना, भारत देश तो आजाद हो चुका था, तो भारत सरकार ने सर्वे किया तो उन्होंने देखा कि 1973 में घटकर बाघों की संख्या 1827 रह गई। कितनी? 1827 रह गई थी। कब? 1973 में घटकर ये संख्या 1827 रह गई। अब बताओ इतनी ज्यादा संख्या कब थी? 55,000। और 55,000 से 1827 हो गया, लगभग से अब है 3,000, या 3,000 से थोड़ा बहुत भी होगा। तो इस समय है जो वर्तमान में 3,000 के आसपास है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, उसको उनको बचाया गया तब इतना हो गया संख्या। ठीक, अब हम देखते हैं मतलब इनकी संख्या इतनी ज्यादा कैसे घट गई, 1827 रह गई थी। तो इसी को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कब? 1973 में। देखो, ठीक, 1973 में शुरू किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगरों को बचाने के लिए।
अब बढ़ते हैं आगे। आबादी, जो इनकी बाघों की आबादी के लिए खतरे किस वजह से थे? व्यापार के लिए शिकार करना। तो जो अंग्रेज थे इनके खालों का यूज करते थे, जो चमड़े होते थे उनका यूज किया करते थे, इसी के लिए अंग्रेज बहुत तेजी से बाघों का शिकार किया करते थे। और सिमटता आवास, मतलब धीरे धीरे जब बताया गया कि अंग्रेज जंगल काटने लगे, जब जंगलों को काटते हुए खत्म किया गया, उस दौरान इनका आवास कम हो गया, इनको जानवरों का शिकार नहीं कर पा रहे थे, भूखे मरने लगे। कौन? टाइगर जो थे वो भूखे मरने लगे। तो जो भूखे मरने लगे तो फिर हम देखते हैं भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या। तो जो उपजातियों की संख्या थी, जंगली जानवर कम होने लगे, तो बाघों को कुछ खाने के लिए मिलता ही नहीं था, वो मरने लगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट टाइगर यही है हमारा, कि बाघों को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया उसी को प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। और कब शुरुआत हुई थी? 1973 में। किसके लिए? बाघों को बचाने के लिए। 20वीं सदी में बाघों की कुल आबादी कितनी थी? 15,000 और 55,000। उसके बाद हम देखते हैं 1973 में घटकर कितनी हो गई थी? 1827 रह गई थी। किस वजह से? क्योंकि व्यापार करने के उद्देश्य से लोग इनका शिकार किया करते थे और जंगलों का विस्तार जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा। इसके कारण भी बाघों की संख्या घटने लगी। ठीक। और फिर कहीं ना कहीं हमको भोजन ना मिलने के कारण पर्याप्त, उसकी वजह से उनकी संख्या कम होने लगी। तो फिर हम देखते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, जिसमें से मैप में क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पर? मैप में। ठीक। अब हम देखते हैं। तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ टाइगर रिजर्व दिए गए हैं जिससे पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन पेपर में। ज्यादातर जो हमें देखने को मिलेगा इससे मैप भी आ जाता है, विकल्प भी हर साल एक आता जरूर है। ठीक। तो हम देखते हैं महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व। राज्य दिया गया उत्तराखंड और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। दूसरा पश्चिम बंगाल सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान होता है। ठीक। उद्यान होता है। तो अगला हम देखते हैं मध्य प्रदेश बाघागढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। राजस्थान में कौन सा है? इसका वन्यजीव पशु बिहार है। ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं असम में मानव बाघ रिजर्व, उसके बाद केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। ठीक। तो हमारे हो गए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। तो आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है। जल्दी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न अपलोड कर दिए जाएंगे, वीडियो जल्दी बना दिया जाएगा। ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जाने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते तो हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगला हमारा जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास कैसे आएगा? इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर भी कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में, जितना पढ़ाया जा रहा है इसमें कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो वहाँ आप लोग अपना मैसेज करके बता सकते हैं क्या दिक्कत है। ठीक। तो ध्यान रखिएगा। हमारा चैप्टर आज खत्म हुआ। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।